हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर एक चार्ज्ड कंडक्टर हुआ, ये कंडक्टर है जिसमें कि कुछ चार्ज है, तो इस चार्ज्ड कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल होता है और उसे हम प्रूव करने वाले हैं। उस दौरान एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर आपको लगेगा कि अगर इसके सरफेस में, इस कंडक्टर के सरफेस में जितने भी एटम्स हैं, उन एटम से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसका एसोसिएटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो क्या होगा। इसके सरफेस में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ सरफेस की बात कर रहा हूँ क्योंकि चार्ज रिसाइड सरफेस पे करता है। तो सिर्फ सरफेस से ही अगर हम सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें तो क्या होगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हम थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करें कि अगर हम सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें तो कैसा सिनेरियो क्रिएट होगा, कितना वोल्ट इसका पोटेंशियल होगा, वैसे हम रफली इसका एक कैलकुलेशन करेंगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। सिर्फ इसका जो ग्रांडनेस है कि कितना पोटेंशियल बन सकता है इसके सरफेस में, वो जो ग्रांडनेस है, हमें सिर्फ उस ग्रांडनेस को समझना है, वो कितना बड़ा हो सकता है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ऐसा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए डार्क स्क्रीन में चलते हैं, ब्लैक स्क्रीन में। मान लेते हैं कि ये वो कंडक्टर है, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, और मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है, ये रेडियस कैपिटल आर है। इसके सरफेस में बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। चलिए एक एटम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बड़ा हमने रिप्रेजेंट कर दिया। लेट अस से कि इसका रेडियस स्मॉल लेटर आर है। वेल, अब देखिए इसका अगर हम सरफेस एरिया पता करें, इस बड़े वाले कंडक्टर का जो सरफेस एरिया है उसे अगर हम पता करें, कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर इस एटम का अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया पता करें, ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम पता करें, तो फिर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने एटम्स इसके सरफेस में हो सकता है। तो सबसे पहले इसका जो सरफेस एरिया होगा, लेट अस से कैपिटल ए है इसका सरफेस एरिया, और इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसे स्मॉल लेटर ए नाम देते हैं। सो कैपिटल ए दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर्ड, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर्ड, जो कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और स्मॉल लेटर ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर्ड, पाई स्मॉल लेटर आर स्क्वायर्ड। यहाँ पर ये जो है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक्चुअली ये जो एटम्स होंगे, ये एटम्स कुछ इस तरह से सिचुएटेड होगा, इसके सरफेस में ऐसे सिचुएटेड होगा। तो यहाँ से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एटम्स इसके सरफेस में हो सकता है। वेल, अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर ये जो बीच वाला जगह है, जो खाली जगह है बीच वाला, जैसे कि यहाँ पर ये खाली जगह है, यहाँ पर ये खाली जगह है, ये जो खाली जगह है उसका क्या होगा, उसे भी हम रफली एस्टिमेट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम एक बेसिक फार्मूला के तौर पे अगर हम मान लेते हैं ये खाली जगह नहीं है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस अगर नहीं होता तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो है, जो इसके सरफेस में होगा, ध्यान रखें सरफेस में होगा, दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर्ड, जो कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर्ड, पाई स्मॉल लेटर आर स्क्वायर्ड। लेकिन यहाँ पर ये जो खाली स्पेस है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, उसे भी चलिए उसके लिए भी एक रफ एस्टिमेशन कर लेते हैं। मान ले कि ये एक सर्कल है और इसके चारों तरफ हम एक लाइन, 4 लाइंस ड्रॉ करके हम एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह बेसिकली इस स्पेस को इंडिकेट कर रहा है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये रिप्रेजेंट करेगा कितना खाली जगह है। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो आप ये पाएंगे कि अगर इसका रेडियस आर हुआ तो फिर इस सर्कल का जो एरिया होगा, वो सर्कल का एरिया, चलिए मैं इस पार्ट को मिटा दूँ यहाँ से, ये जो सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर्ड, पाई आर स्क्वायर्ड, और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होगा 2r। देखें यहाँ पर ये जो साइड है ये 2r हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4r स्क्वायर्ड। तो खाली जो स्पेस है यहाँ पर, ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह उसका एरिया होगा कुछ ऐसा, इतना।
अब गौर करें पाई का वैल्यू है 3.14 और 4:3 आप लगभग इसे, क्योंकि हम रफली एस्टिमेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका जो रेशियो होगा 4:3 है। हम कह सकते हैं 4 में से एक पार्ट यहाँ पर, ये जो खाली स्पेस है ये 4 में से एक पार्ट को इंडिकेट कर रहा है रफली। वैसे ये कर्व्ड सरफेस है तो ये रेशियो जो है 4:3.14 के जगह ये और कम हो जाएगा, ये वैल्यू और कम हो जाएगा क्योंकि ये फ्लैट स्पेस नहीं है, ये कर्व्ड स्पेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें रफली एस्टिमेट करना है तो इसे हम 4:3 के आसपास मान सकते हैं कि जो सर्कल है, सर्कल का एरिया और जो स्क्वायर का एरिया है उसके बीच का रेशियो जो है वो 3:4 है। स्क्वायर का 4 और सर्कल का 3, मतलब खाली जगह जो है ये 4 में से एक पार्ट होगा। तो यहाँ से मैं 4 में से एक पार्ट है तो मैं इस 4 को 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ। चलिए 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ तो हमें एक रफ एस्टिमेशन मिल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर होगा सरफेस में। तो इतना नंबर ऑफ एटम्स होगा, पाई कैंसिल कर देते हैं, सो 3r² डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर r का स्क्वायर। लगभग मैं यहाँ पर लगभग कह दूँ, लगभग इतना एटम्स होगा। अब अगर हर एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है इस स्पेस में, तो फिर देखें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा ये इतना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक एटम भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे तो। अब कुछ वैल्यूज़ असाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर कॉपर या आयरन का बना हुआ ये अगर कंडक्टर हुआ, स्फेरिकल कंडक्टर अगर ये हुआ, तो फिर कॉपर और आयरन का जो रेडियस होता है, एटम का रेडियस होता है विच इज स्मॉल लेटर r, वो लगभग 1 एंगस्ट्रम का होता है। कॉपर के लिए ये होता है 1.224 के आसपास और आयरन के लिए होता है 1.26 इतना एंगस्ट्रम। सो इसे नियरली हम 1 एंगस्ट्रम मान सकते हैं। और चलिए मान लेते हैं ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर 1 मीटर के रेडियस का कंडक्टर है। अब देखिएगा यहाँ पर पोटेंशियल कितना ज़्यादा बनेगा इसके सरफेस में। तो यहाँ से अगर हम इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम पता करें तो देखें कितना ज़्यादा होगा। अगर उतना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो आप सोचिए कितना ज़्यादा चार्ज आ सकता है और कितना यहाँ पर पोटेंशियल बन सकता है। तो सबसे पहले ये n का वैल्यू अगर हम इन वैल्यूज़ से 1 मीटर रेडियस वाला स्फेयर और यहाँ पर एक एटम का रेडियस लगभग 1 एंगस्ट्रम, अगर इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 3 × 1 मीटर डिवाइडेड बाय, मैं फिर से कह दूं ये रफ एस्टिमेशन है, ये 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 और 10⁻⁻10 और मीटर स्क्वायर्ड मैं बाद में लिख देता हूँ। इसके लिए 1 मीटर, इसके लिए 1 मीटर, ये जो है मीटर कैंसिल कर देगा और आपको लगभग मिलेगा 3 × 10⁻20। ये -10 न्यूमरेटर में जाएगा, 10 हो जाएगा, ये भी -10 हो जाएगा न्यूमरेटर में जाकर। तो लगभग इतना जो है इतना हमें एटम्स मिलेगा इसके सरफेस में। और हर एक अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो फिर चार्ज जो यहाँ पर बनेगा, अगर हम सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इसके सरफेस से सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे तो फिर जो चार्ज बनेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से कितना चार्ज आएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज आएगा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से। इसके सरफेस में पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना पॉजिटिव चार्ज, इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अगर इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकालते हैं, ये 10 होगा, ये 10 होगा, तो फिर टोटल इतना चार्ज उसके सरफेस में अपीयर करेगा विच इज़ नियरली 1.6 × 3 इज़ 4.8, उसे नियरली हम 5 मान लेते हैं, 5 × 10 इतना कूलम, दैट मीन नियरली 50 कूलम यहाँ पर चार्ज आएगा। अब देखिए 50 कूलम चार्ज आने के कारण इसके सरफेस में पोटेंशियल कितना बनेगा। इसके सरफेस में जो पोटेंशियल बनेगा, हमें इसे पता करने के लिए क्या करना होता है, हमें मानना होगा पूरा चार्ज इसके सेंटर में सिचुएटेड है और फिर r डिस्टेंस दूर, कैपिटल R डिस्टेंस दूर कितना पोटेंशियल बनेगा। सो दैट इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट 1/4πε0 विच इज ऑल्सो कूलम्स कांस्टेंट इनटू जो चार्ज है Q डिवाइडेड बाय ये कैपिटल R। अगर आप वैल्यूज़ पुट करें तो आप ये पाएंगे ये वैल्यू कितना बड़ा होगा, ये 9 × 10⁹, अगर यूनिट आप लिखना चाहें न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलम स्क्वायर्ड, और इनटू चार्ज देखिए 50 कूलम, सो 5 × 10 कूलम
डिवाइडेड बाय ये जो r है ये 1 मीटर का है। सो यहाँ से एक कूलम, यहाँ से ये पर कूलम बना देगा इसे, 1 मीटर इस मीटर को कैंसिल कर देगा। आप ये पाएंगे यूनिट के तौर पे न्यूटन मीटर होता है जूल, जूल डिवाइडेड बाय कूलम, जूल डिवाइडेड बाय कूलम इज वोल्ट। सो यहाँ से पूरा यूनिट को आप हटा सकते हैं और वोल्ट लिख सकते हैं। सो आप कैलकुलेट करें ये क्या बन रहा है, 9 इंटू 5, ये रफ एस्टिमेशन है, मैं फिर से इसे अप्रॉक्सीमेट कर दूँ। सो अप्रॉक्सीमेटली 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10, सो 10 टू द पावर 10 हो गया, ये 10 टू द पावर 10, इतना जूल पर कूलम इज वोल्ट, जूल पर कूलम इज वोल्ट। तो आप देखिए ये किस ऑर्डर में हमें वैल्यू दे रहा है, ये किस ऑर्डर में हमें वैल्यू दे रहा है। आप फिर से हम अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इट इज़ नियरली इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इतना वोल्ट, और 10 टू द पावर 6 वोल्ट को एक मेगा वोल्ट या मिलियन वोल्ट कहा जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए ये कितना बड़ा नंबर हो सकता है। 10 टू द पावर 6 वोल्ट को हम 1 मेगा वोल्ट कहते हैं, 1 मिलियन वोल्ट कहते हैं। सो आप यहाँ से अब अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना बड़ा नंबर है और कितना ह्यूज पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट होगा अगर हम यहाँ से इसके सरफेस से हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए जब अगले वीडियो में हम ये पता करेंगे कि एक कंडक्टर के सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पे नॉर्मल होता है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि अगर हम सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, सरफेस के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें तो क्या पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है? वैसे तो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता है। तो इस तरह के सवाल आएंगे। तो उसी के लिए मैं पहले ही आपको बता दूँ ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से आप रिमूव कर सके। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।